देखिए ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश का सिलेबस। बेसिकली ये सिलेबस मेडिकल सोशल वर्क पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क और सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ ह्यूमन राइट एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस और सोशल पॉलिसीज़ पर चर्चा कर चुके हैं। सोशल वर्क प्रैक्टिस क्या है ये आप यहाँ से नीचे देख लेंगे। बेसिकली सोशल वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ मैंने आप लोगों से पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। समाज कार्य के सिद्धांत क्या है, उसके मूल्य क्या है, तकनीक क्या है और व्यवसाय समाज कार्य क्या है, इन सभी को मिलाकर बेसिकली समाज कार्य अभ्यास पर काम किया जाता है। और नीचे आप देखोगे तो पीडीएफ में आपको यहाँ पर मिल भी जाएगी कि सोशल वर्क के मेथड कौन कौन से हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सोशल वर्क के मेथड भी हैं, टूल्स भी है और इसके टेक्निक भी है। नीचे ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आप जहाँ पर फॉलो होती है इसका मतलब होता है कि ये समाज कार्य अभ्यास पर ही कहीं ना कहीं आधारित होती हैं ये सारी चीज़ें। तो यूनिट नंबर आपका सेकंड भी हो चुका है। थोड़ी सी एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ समसामयिक जो है घटनाएं कुछ होती हैं, उन घटनाओं का मतलब यह है कि जैसे गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, वेश्यावृत्ति क्या है, ये आगे समाज कार्य के अंतर्गत कुछ समस्याएं आएंगी तो उन पर मैं डिस्कस करूंगा। ये एक प्रकार के समाज कार्य के अंतर्गत समस्याएं हैं, ठीक है। बेरोजगारी घटनाएं, गरीबी, है ना, वेश्यावृत्ति, ठीक है। इसी तरीके से विभिन्न समाज की समस्या है। प्लीज़ म्यूट रहें आप, है ना। तो ये हम आगे आने वाली चर्चा करेंगे टॉपिक पर, और कल आप बातचीत करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, यूनिट नंबर थर्ड यानी पॉइंट सी पर, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इन्वायरमेंट, स्टेट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ये क्या है उस पर चर्चा करेंगे। सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज़ पर बात करेंगे, यानी समाज कार्य के अंतर्गत समुदाय क्या है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये पॉइंट नंबर थर्ड, है ना, इस पर चर्चा करेंगे। तो 2 पॉइंट आपका कवर हो चुका है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए सोशल वर्क मेडिकल समाजकारी में MSSO की जो वैकेंसी निकाली गई है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ये वैकेंसी उत्तराखंड में भी एक बार आई है, और उत्तराखंड में बेसिकली एक बार आया था 2022 में और एक बार आया था उत्तराखंड में 2024 में, ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2024 में एक बार मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, समाज कार्य में। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज इसी पेपरों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और एक पेपर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पेपर उत्तराखंड का ही है। ये पेपर हुआ था 23 जनवरी 2022 का, 2022 का। ये 2 पेपर हैं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन आपको 2022 में मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको 2023 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन को, और करेंगे। देखते हैं कि अगर आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर पूछा जाता है तो कुछ ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपके सामने। किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है वो टोटली फैक्ट होगा, टू द पॉइंट फैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड का पेपर एकदम फैक्ट पर आधारित रहा है, इसलिए आज मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, और आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। आपने उत्तराखंड जो है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में लगभग 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, है ना, तो उसके संदर्भ में भी आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से करिएगा, और मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि पेपर कब का है। पेपर ये है 20 अक्टूबर 2024 का है, ठीक है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की ये पेपर है, ग्रेड 2 की, ठीक है। किसका? सोशल वर्क का पेपर है। कुल टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का है, आपके भी परीक्षा में एक प्रश्न 1 नंबर का मिलेगा। पहला सवाल कहता है ICD 10 का अर्थ बताना है। मतलब ICD 10 मीन्स होता क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। प्लीज सर बी सर बी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब जो होगा, हाँ, ऑप्शन आपने जो जवाब मुझे दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का
10वां संशोधन है ये। कौन सा संशोधन है ये? 10वां संशोधन है ये। आप बात जरूर ध्यान रखेंगे। आईसीडी, देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। सर 11वां भी आ गया है ना? एक ICD-10, हाँ आपके 11वां भी आ सकता है एडिशन, है ना। और एक याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे DSM-4 या DSM-5 आता है, DSM-4 नहीं आता है, DSM-5 आता है। तो DSM-5 का एक पूरा नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम याद रखिएगा ICD-10। अगर परीक्षा में सवाल बना तो यहाँ पर या तो ICD-10 से बनेगा या तो DSM-4 से बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में, ठीक है। हम लोग पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं ये 20 अक्टूबर 2024 का पेपर है, उसी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विकल्प यहाँ पर बी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको पढ़ाया है समाज कार्य के सिद्धांत, है ना। कुल टोटल 10 सिद्धांत है, जिनमें से एक सिद्धांत आपको और मिलते हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार का सिद्धांत। ये एक सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत हुआ है और नीचे 4 विकल्प हैं। बताइए कैसे आप इस प्रश्न का जवाब देना उचित समझेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आत्मनिर्णय का सिद्धांत में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए सर, बिल्कुल यहाँ विकल्प आपका पहला करेक्ट होगा। अब एक बार सुन लीजिए आप लोग। निर्णय का जो अधिकार का जो सिद्धांत है, ये लोगों को अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने और सम्मान पूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार देता है। फिर से सुनिए, लोगों को अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने और सम्मान पूर्वक व्यवहार किए जाने पर अधिकार देता है। तो कहा गया कि इसका मीनिंग क्या है? तो व्यक्ति अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार और आवश्यकता को पहचानता है, वही कहलाता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो आत्मनिर्णय का जो अधिकार का सिद्धांत है, ये लोगों को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने की आज़ादी देता है। अतः विकल्प आप सभी लोगों को जो जाएगा वह विकल्प पहला ही करेक्ट जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये प्रश्न मैं देखो करवा चुका हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को बता रहा हूँ, ये टॉपिक हो चुका है, पहले यूनिट से ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भावनात्मक विकार जिसमें व्यक्ति वास्तविकता की ओर उन्मुख रहता है लेकिन पुरानी चिंता से ग्रसित रहता है। ये आपके सवाल है। अवसाद। कई बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे अवसाद को लेकर, यानी विकल्प बी की तरफ इनका झुकाव है। फिलहाल आपको बताता हूँ इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी नहीं होगा, ठीक है। सर ये होगा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया होगा सर, सिजोफ्रेनिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सर डी होगा। जी बिल्कुल सही विकल्प होगा, तंत्रिका ताप, जिसको आप लोग न्यूरोसिस कहते हो। आपका भी टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आपके यूनिट में शामिल है कुछ बीमारियां या कुछ डिसऑर्डर। तो ये तंत्रिका ताप को ही न्यूरोसिस कहा जाता है। ये न्यूरोसिस होता क्या है, थोड़ा सा समझिए। न्यूरोसिस बेसिकली अपना असंतोष या तनाव व्यक्त करना भावनात्मक लचीलेपन की कमी है, और इसी लचीलेपन की कमी के कारण दूसरों के साथ संघर्ष, चीज़ों को सही करने के बारे में जुनूनी होना या बातचीत में अक्सर ध्यान से भटक जाना, वह क्रिया न्यूरोसिस कहलाती है। और ये इसका जब हम लक्षण पर बात करते हैं तो उन लक्षणों में एक शब्द आता है भावनात्मक विकार, इमोशनल डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से भटक गया, वास्तविकता की ओर उन्मुख रहता है, लेकिन पुरानी चिंता से ग्रसित भी रहता है, ठीक है। पुरानी चिंताएं, जैसे एक प्रकार से एंजाइटी आप कह सकते हो, डिसऑर्डर का भी पार्ट हो सकता है ना, डिसऑर्डर का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात आप सबके लिए है, तंत्रिका ताप दूसरे शब्द में बोलते हैं, है ना, तंत्रिका ताप को शब्द में बोलते हैं। प्लीज यार एक बच्चा प्रश्न जो था क्वेश्चन नंबर 3 था, तीसरे का सही विकल्प जो होगा वो बेसिकली न्यूरोसिस होगा। याद रखेंगे कि जब इमोशनल डिसऑर्डर आपकी कहीं भी ऑप्शन में मिल रहा है
और रिलेट कराया जा रहा है क्रोनिक एंजाइटी को, तो वहां पर आप सीधा सीधा टिक मारेंगे न्यूरोसिस। न्यूरोसिस की शुद्ध हिंदी तंत्रिका ताप बोली जाती है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस एक प्रकार का डिसऑर्डर है भाई, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप इसके संदर्भ में। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने ये 4 है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, सोशल वर्क का क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, पहले पॉइंट दिया है सूची 1 सूची 2 में, आपको मिलान करना है कि कौन सी ऐसा पार्ट है जो दूसरे पार्ट से सुमलित हो रहा हो, जो दूसरे पार्ट से सुमलित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 नहीं 4 है। तो पेपर इन सोशल वर्क है, पेपर इन सोशल वर्क है, इसका सम्मिलित किससे होता है? तो मैं आपको बता दूं, माधव सदाशिव गोरे का नाम आता है। पेपर इन सोशल वर्क ये कई बार मेडिकल सोशल वर्क में आ चुका है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि MS गोरे का नाम जरूर रखेंगे, MS गोरे का नाम, और इनको शॉर्ट फॉर्म में MS गोरे कहा जाता है, फुल फॉर्म में माधव सदाशिव गोरे कहा जाता है। इनका ऑप्शन इससे रिलेट होगा। सामाजिक विकास का कुछ पहलू है, सॉरी यहाँ पे पेपर ऑन की बात हो रही थी, पेपर ऑन की, पेपर ऑन सर BR बनर्जी होगा ना? हाँ, GR बनर्जी होगा यहाँ पर, जो है GR बनर्जी का नाम होगा। सामाजिक विकास का कुछ पहलू पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका नाम यहाँ पर माधव सदाशिव गोरे जी का नाम आएगा। ठीक है, ये नाम आपका सही होगा। पेपर इन सोशल वर्क में GR बनर्जी का नाम आएगा, और सामाजिक विकास का कुछ पहलू, जो मैं बात करूंगा सोशल डेवलपमेंट के कुछ पहलू हैं उसके, उन पहलुओं पर कौन कौन से बेसिकली चीज़ें एस्पेक्ट के रूप में रखी गई हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। और ये याद रखेंगे माधव सदाशिव गोरे का नाम। भारत में समाज कार्य का एक दर्शन की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात आती है तो किसका नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? तो याद रखेंगे सुजाता दास गुप्ता का नाम। विचारधारा समाज कार्य की बात करेंगे तो मुरली देसाई का नाम याद रखना आप सभी लोग, मुरली देसाई का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर इन सोशल वर्क में नाम किसका आएगा प्लीज? अगर आप हाँ, तो GR बनर्जी जी का नाम याद रखेंगे। बिल्कुल आपने सही बताया, GR बनर्जी जी का नाम यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, पेपर इन सोशल वर्क। दूसरा नाम पूछेगा सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, किसका नाम आएगा सम एस्पेक्ट सोशल डेवलपमेंट में? तो आपको याद रखना माधव सदाशिव गोरे का नाम याद रखना होगा। ठीक है, और फिर पूछेगा टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया करके नाम आएगा परीक्षा में, तब किसका नाम आप लोग लगाएंगे? सुजाता दास गुप्ता का नाम लगाएंगे, है ना, यानी आपका पॉइंट नंबर 4 पे। आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क की बात अगर होगा तो इस क्रिया में किसका नाम रिप्रेजेंट होता है? तो मुरली देसाई रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये तो एक किताब है, टूवर्ड फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क भी किताब है, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट भी एक किताब है, पेपर इन सोशल वर्क भी एक किताब है। तो ये बुक का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए कौन सी बुक किसकी है। तो विकल्प देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 विकल्प आपका सी यहाँ पर बन रहा है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। ये मेडिकल सोशल वर्क का सवाल था। ठीक है, आपके परीक्षा में भी ये सवाल हूबहू आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक NGO निम्नलिखित के अंतर्गत पंजीकृत है, NGO बताइए। सोसाइटी पंजीकरण, पंजीकृत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोग कह रहे हैं सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम, और ये आप सभी को पता होगा सोसाइटी पंजीकरण का अधिनियम कब आया था, तो आपके पास जवाब होगा कब आया था? 1860, 1860 आप लोग यहाँ पे लगाना उचित समझेंगे। ठीक है ना, 1860। और एक नाम देखिए इंडियन पैनल कोड आता है, भारतीय दंड संहिता का नाम आता है, और भारतीय दंड संहिता की जब भी आप लोग बात करते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 के दौरान में आया था ये भी, परंतु ये NGO के दृष्टिकोण में नहीं है, इसलिए विकल्प आपका पहला नहीं रहेगा। भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, अब तो भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी, ये भी चीज़ें आप बता सकते हो।
ठीक है, ये भी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक आता है इंडस्ट्रियल, मतलब आप कह लीजिए औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम आता है। ये औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम एक्ट है, सन 1947 का है। ये भी बात आप सभी को भली भांति तरीके से पता होगा। ESI एक एक्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के नाम से जानते हो, और यह एक्ट बेसिकली 1948 का रहा है। परीक्षा में ये भी सवाल मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन के बारे में भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। हालांकि ये सवाल NGO के पंजीकरण से था, तो वो विकल्प बी ही सही माना जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। समाज कार्य प्रशिक्षण के क्षेत्रीय कार्य का उद्देश्य क्या है, मतलब फील्ड वर्क पूछा गया। इन सोशल वर्क ट्रेनिंग का उद्देश्य या एम क्या बन सकता है, प्लीज। 6 ओके। अंडरस्टैंड द सोसाइटी। देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन जाएगा वो विकल्प आपका जो सीखा जा रहा है उसका अभ्यास करना ही इस प्रश्न का विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। ये भी सवाल अच्छा है क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क के बाद ये सवाल जो है बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह में भेजा जाता है, ट्रेनिंग वगैरह में, एक्सपीरियंस वगैरह में, तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि आप क्योंकि MSW करके आए हो, है ना, और MSW करके आपने वैकेंसी को अप्लाई किया है, फॉर्म को अप्लाई किया है, या आपके पास कुछ अनुभव भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, तो उसका मीनिंग पूछ सकता है कि समाज कार्य प्रशिक्षण का जो फील्ड वर्क आप लोगों ने किया है उसका क्या उद्देश्य रहा है। उसका उद्देश्य यही था कि जो सीखा जा रहा है उसका सही तरीके से अभ्यास किया जाए, ताकि मैं किसी कंपनी, NGO, किसी हॉस्पिटल में अगर जॉब करूँ तो सही तरीके से जॉब करूँ। यही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये कॉमन सेंस के आधार पर सवाल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परिकल्पना के परीक्षण के लिए कौन सा पैरामेट्रिक परीक्षण नहीं है। ये आप निश्चिंत रहें, आपका यूनिट नंबर 5 आएगा और यूनिट नंबर 5 में आपको रिसर्च दिया गया है। उस रिसर्च के दौरान मैं आपको परिकल्पना के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये होगा सर, विकल्प होगा सर टी। डी। यहाँ पे क्यू परीक्षण है एक ऑप्शन में। देखिए जेट टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट स्टूडेंट पर आधारित है, टी टेस्ट भी, और एफ परीक्षण भी फिशर का परीक्षण है, ये भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो देखिए ऐसे सवाल में मैं आपको बता दूं कि जो UGC के बच्चे होंगे बिल्कुल नहीं चूकेंगे, यहाँ सही जवाब लेकर आएंगे। जो UGC नेट की तैयारी कर रखे हैं पहले से, जिन लोगों ने नेट JRF वगैरह क्वालिफाई कर रखे हैं, ऐसे प्रश्न जब आप लोगों के सामने आएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस दौरान आप शायद स्टडी ना किए हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में दिया गया है रिसर्च, तो मैं आपको बता दूं कि भले भांति तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये टेस्ट कौन कौन सा होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट परीक्षण पूछा कौन सा नहीं है, तो क्यू टेस्ट नहीं है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, विकल्प आपका डी यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, टी टेस्ट को स्टूडेंट परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिए। जेड टेस्ट, एफ टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा फिशर का नाम सर्वोच्च लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये सवाल आप सबको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में समाज कार्य के अंतर्गत कई जनरल्स भी हैं, सोशल वर्क के आधार पे कई पर्सपेक्टिव भी हैं, कई समसामयिक घटनाएं भी रही हैं, तो उनके आधार पे ये सवाल बनाया गया है। और इस सवाल का विकल्प क्या होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ का है, तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क का, ये टिस का है, ये टिस का है। समाज कार्य पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, यानी सोशल वर्क पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य की बात, तो ये निर्मला निकेतन मुंबई के है। ठीक है, ये बेसिकली जनरल है। ये जनरल कहाँ से बेसिकली इस्टेब्लिश्ड हुआ है, कहाँ से ये जनरल उभर कर आया है, किसकी देन है ये जनरल है, तो इंडियन जनरल सोशल वर्क जानते हो, टाटा इंस्टीट्यूट का। समाज कार्य का दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो ये एक प्रकार का जनरल था जो बेसिकली निर्मला निकेतन का है। समसामयिक को मतलब बोला जाता है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क, ये भी बड़ा फेमस रहा है। और इसका सही विकल्प होगा लखनऊ। यहाँ पर जब भी आपके सभी लोगों के ऑप्शन में मिले कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क करके ना, तो याद रखें वो ऑप्शन में लखनऊ ज़रूर लिखेगा। इससे कई सवाल बनते हैं कंटेम्प्रेरी से, और ऑप्शन में भी लखनऊ मिलता है। तो समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये जो है संस्करण आया हुआ था। ग्रामीण विकास जनरल की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका मिलता है ग्रामीण वाला एरिया जनरल का,
तो NIRD हैदराबाद का मिलता है और ये विकल्प जाएगा। तो पहले का आप ध्यान रखेंगे, मैच हुआ है तीसरा, और दूसरे का जो मैच हुआ है वो पहला, और जो तीसरे का मैच हुआ है वो चौथा, और जो चौथे का मैच हुआ है वो दूसरा। तो जिस विकल्प में 3, 1, 4, 2 ऑप्शन होगा वही विकल्प यहाँ पर आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में आपको कंफ्यूज भी बिल्कुल नहीं होना है ना। इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल वर्क के अंतर्गत कौन कौन। शुरुआत में हालांकि मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, अगर याद है तो अच्छी बात है। जब समाज कार्य भारत के इतिहास पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो उसमें याद रखना कुछ ये चारों पॉइंट उसमें मेंशन की गई हैं, है ना। तो प्लीज़ इससे चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिलहाल शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस सवाल का विकल्प क्या होगा बता दीजिए, 8वें का विकल्प कौन सा है? तीसरा गया है जी सर। पहले है जी। 3, 1, 4, 2। ठीक है, विकल्प भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का है, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस एक स्केल है। देखिए बहुत बच्चे को पता होगा, इसे इन शॉर्ट में WAIS कहता है। कभी कभी पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और फुल फॉर्म यही लिखा रहेगा, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यही ऑप्शन में लिखा रहेगा। इसका फुल फॉर्म भी आता है परीक्षा में। इसमें कुल 11 उप परीक्षण बेसिकली शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत तो आप बता सकते हो क्या इसके अंतर्गत उप परीक्षण अगर हैं तो कौन सा उप परीक्षण रहेगा इसमें? इसके अंतर्गत कौन सा प्रदर्शित होगा उपकरण? देखिए पूर्ण पैमाने पर ना एक IQ होता है। IQ का नाम सुना है? IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, इज इक्वल में CA इंटू 100। ये फार्मूला है विलियम टर्नर के द्वारा ये जो है सूत्र दिया गया था। तो बुद्धि लब्धि केवल अब 7 उप परीक्षणों के माध्यम से बताया गया, लेकिन बेचलर वयस्क बुद्धि पैमाना के अंतर्गत यहाँ जो चीज़ें रही कुछ अलग बनाई गई, कुछ अलग तरीके से बताई गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो 6 मौखिक रही हैं और 5 प्रदर्शन रही हैं। तो 6 मौखिक बेसिकली परीक्षण थे और 5 जो है डेमोन्स्ट्रेशन वाले परीक्षण थे, या परफॉर्म्स भी आप कह सकते हो। तो विकल्प यहाँ पे जो जा रहा है वो विकल्प आपका B वाला ही सही माना जाएगा। ये मैं आपको बता दूं 6 से लेकर 16 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए ये यूज़ में लाया जाता है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस वाली IQ टेस्ट। ठीक है, जो 6 से 16 साल के बच्चे हैं। ठीक है, इसका उपयोग बेसिकली वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था कब? ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि वेस्लर वयस्क बुद्धि पैमाना जब आया था वह वर्ष था फरवरी 1955। फरवरी 1955 का वो वर्ष था। ठीक है, डेविड वेस्लर के द्वारा ये बेसिकली प्रकाशित हुआ था। इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पियर्सन के द्वारा 2024 में इसको बताया जाता है कि ये 5वां संस्करण के रूप में रिप्रेजेंट हुआ। तो इस समय कौन सा संस्करण चल रहा है? 2024 की बात कर रहा हूँ, पियर्सन के द्वारा ही माध्यम से। तो वो बेसिकली WAIS वाला 5वां संस्करण चल रहा है इस समय। कौन सा संस्करण चल रहा है? 5वां। यह दुनिया में वयस्कों को बड़े किशोर दोनों के लिए सबसे वयस्क रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक IQ टेस्ट है। IQ टेस्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल है, ये 1955 में ये आई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी की आलोचना हुआ था, मैं आपको बता दें कि आलोचना बीनेट ने किया था। ठीक है, बीनेट ने किया था। कौन किया था? बीनेट ने इस परीक्षण का आलोचना किया था। आलोचना को लेकर इतना सवाल नहीं बनता है, फिलहाल इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। 5वां संस्करण कब आया है? 2024 में आया है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मनोरोगी व्यक्ति संभवतः किस MMPI-2, देखो मैं अभी हाल ही में आपको कुछ टेस्ट के बारे में बता रहा था, तो उसके अंतर्गत एक MMPI-2 एक पैमाना है, एक टेस्ट है, उसका उच्चतम अंक प्राप्त करेगा। देखो टेस्ट ना एक TAT होता है, ठीक है, एक CAT होता है, प्रेक्षण विधियों वगैरह के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक हरमन रोसा शाही धब्बा परीक्षण होता है, रोसा शाही धब्बा परीक्षण एक होता है।
ठीक है, MMPI होता है। इसी तरीके से कई टेस्ट बेसिकली देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सवाल का अगर मैं विकल्प पर आप सबसे बात करूं 10 वाले में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जाएगा सिजोफ्रेनिया का नाम। ये क्या होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी यहाँ पर मुझसे सुने। PI2 परीक्षण क्या होता है, नाम सुना है आप लोगों ने MMPI2 के बारे में? नहीं सर। नहीं सुना है। तो इसको बेसिकली मिनीसोटा, क्या बोला जाता है इसको, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी 2, ठीक है, MMPI2 के नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग 60 टू 90 मिनट का ये सेशन में ये टेस्ट बेसिकली चलता है। पेपर में पूछा जा सकता है ना, ये बेसिकली टेस्ट कितने समय तक चलता है, तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में इसको बेसिकली रखा जाता है। ये आया था सन 1989 में, 1989 में, ठीक है, ये बेसिकली 1989 के दौरान में ये टेस्ट बेसिकली आया था MMPI। लेकिन MMPI2 कब आया था, तो ये MMPI2 जो आया था ये 1900 नहीं, MMPI2 जो आया था वो 1989 में आया था, 1989 में आया था MMPI2। और जब ये MMPI आया था, MMPI जो शुरुआत में आया था तो 1943 में आया था, 1943 में आया था। ठीक है, सिजोफ्रेनिया बेसिकली आप सभी लोग मालूम है, ये एक प्रकार की मानसिक विकार होता है जहाँ सोचने, भावनाओं को प्रतिबंधित करने, निर्णय लेने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। मति भ्रम में रहना, विचार विकार, सामाजिक अलगाव, प्रेरणा, है ना, में कमी, बिगड़ी हुई सोच और स्मृति जैसी समस्याएं होती हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली MMPI का जब पैमाना होता है उस पर बेसिकली इसका परीक्षण होता है या उसका यूज किया जाता है, MMPI2 का स्केल का यूज़। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके बारे में, MMPI2 के बारे में। अस्पष्ट रहेगा प्लीज़, अगर आप बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? जी सर। जी देखिए, आप ये टेस्ट वगैरह को लेकर मैं आगे आप लोगों से बात करूंगा, है ना, आप लोग निश्चिंत रहें। बशर्ते केवल आपको ये समझ के चलना यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में मेडिकल सोशल वर्क, क्योंकि आपने भी 2 ही यूनिट पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट का सवाल है, 10 यूनिट का सवाल है, तो 2 यूनिट आपने केवल पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करते हैं, एक सवाल आता है अभिकथन को लेकर। समाज कार्य एक मानवाधिकार पेशा है, ये बात कितने लोग इस बात से सहमत हो कि समाज, ये सवाल बड़ा कई बार रिपीट हुआ है परीक्षा में, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, कई एग्जामों में आया हुआ है, UGC नेट में भी आया हुआ है, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में भी आया हुआ है, आपके परीक्षा में भी आ सकता है, लखनऊ में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम आपसे बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर कि समाज कार्य एक मानवाधिकार पेशा है, कहीं कहीं जगहों पर बेसिकली इसको सत्य माना जाता है तो कहीं कहीं असत्य माना जाता है। लेकिन बताओ, समाज कार्य मानवाधिकार पेशा नहीं है। समाज कार्य एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो एक हेल्पिंग वाला पेशा है, एक हेल्पिंग नेचर वाली क्रिया पर आधारित है, व्यावसायिक क्रिया पर आधारित है, ये कहें तो सबसे बढ़िया है। आप बताओ, आप सोशल वर्क कर रहे हो, आप मानवाधिकार, आप सभी लोगों को मालूम होगा मानवाधिकार क्या हो, जानते हो ना मानवाधिकार, मैंने भी हाल ही में आपके जी सर। तो आप सोचो एक बार कि मानवाधिकार बेसिकली मानव के अधिकारों से रूबरू करवाता है, नैतिक सिद्धांत व समूह जो मानव व्यवहार से जुड़े हुए निश्चित मानक हैं उसको तय करता है मानवाधिकार। और मानवाधिकार सभी लोगों के लिए समान होता है, ये कहता है मानवाधिकार। मानवाधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात पर ही आधारित हो जाता है मानवाधिकार, है ना। मानवाधिकार बेसिकली क्या है, व्यक्ति की उम्र, जाति, भाषा, धर्म, निवास स्थान या कोई असर नहीं करता है उस पर, क्योंकि वो किसी पर भेदभाव नहीं करता है ना, हमेशा हर जगह वो बेसिकली देय होता है यानी रहता है। तो समाज कार्य हमेशा हर जगह नहीं रहता है ना, परिस्थिति के आधार पे, जिस तरीके की समस्या होगी उसके आधार पे जुड़ा होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब समाज कार्य एक मानवाधिकार पेशा, ये कहना गलत होगा, मानवाधिकार पेशा नहीं, व्यावसायिक पेशा कह लेते आप तो ठीक था, प्रोफेशनली सोशल वर्क है ये समाज कार्य, है ना, तो मानवाधिकार पेशा नहीं है, हेल्पिंग नेचर वाला कार्य करता है, ठीक है, हेल्पिंग नेचर वाला काम करता है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार पेशा ना होने यहाँ पे लिख देने की वजह से ये पॉइंट बेसिकली टोटली गलत हो जाता है। अब दूसरी बात कहता है कि व्यक्ति की समस्याओं का समाधान उसके निर्णय के अनुसार किया जाना चाहिए।
देखिए व्यक्ति की समस्या का समाधान ना उनके निर्णय के आधार पे, मतलब किनके, सेवार्थी के निर्णय के आधार पे। अब सेवार्थी की जिस तरीके के भाई सुटेबल होगा समय सारणी वगैरह, उसी के आधार पे आप काम लोगे। अब मान लीजिए वो फ्री होता है 10 बजे, ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया 10 बजे मैं नहीं फ्री होता हूँ तो मैं काम नहीं हो पाएगा, तो आपके अनुसार काम नहीं चलेगा, वो सेवार्थी के अनुसार काम चलेगा, क्योंकि व्यक्ति के पास जो समस्या है उसका समाधान उसी के अनुसार से करना होता है, और सही विकल्प आपका यहाँ पर यही होगा। ये तो अलग की बात है। अब तो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि भाई आपको अगर आना है 10 बजे तो आओ, नहीं आना तो फिर काम ही नहीं होगा। लेकिन सोशल वर्क एक प्रोफेशनली सोशल वर्क अगर कभी भी समाज समस्या का समाधान जब करता है ना, तो सेवार्थी के निर्णय के अनुसार ही करता है, वही बेटर माना जाता है ना, वही बेटर माना जाता है। कभी ईगो वाला शब्द नहीं आता है, कभी ईगो या घमंड जैसा शब्द आप लोगों ने सुना है, जानते हो, वो शब्द नहीं आता है सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर, ठीक है, निर्णय के अनुसार होता है। और ये पॉइंट आपका सही है, पहला पॉइंट आपका गलत है, दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट गलत है। अतः विकल्प यहाँ पर जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ आपने एक चीज़ सीखा कि समाज कार्य के अंतर्गत जब भी मानवाधिकार पेशा बताया जाए तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि मानवाधिकार पेशा नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ह्यूमन राइट पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक प्रश्न हमारे सामने आता है अभी कथन करके। सवाल कहता है कि आपसे कि समस्या निवारण पेशे के रूप में, पेशे का मतलब होता है व्यवसाय या आप इंग्लिश में कह लीजिए प्रोफेशनल, समस्या निवारण के लिए, समस्या निवारण आप सबको मालूम है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हो आप, तो समस्या निवारण पेशे के रूप में समाज कार्य समाज की सामाजिक संबंधों का समाधान कर सकता है। बात यहीं पर देखो लिखा है, सोशल वर्क एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशनल कैन एड्रेस सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो आप इस प्रश्न से क्या आशय निकाल रहे हैं? क्या ये पॉइंट आपके दृष्टिकोण से सही जा रहा है? सही जा रहा है सर। बिल्कुल। दोनों सही है। समस्या निवारण व्यवसाय के रूप में समाज कार्य समाज की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और बिल्कुल बात सही है, और ये समस्या का समाधान होता है। कारण कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक ज्ञान और उचित कौशल का लैस होता है। ये भी सही सर। सही है सर। दोनों सही है। सही है सर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक ज्ञान और उचित कौशल के लैस होते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, इक्विपेड करके, है ना, इक्विपाइड का मतलब समझ क्या है? यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बड़े ही सिंपल जगह लेना। इक्विप का मतलब होता है किसी को विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला सामान पहुंचाना। विशेष उद्देश्य से बेसिकली क्या होता है, कोई विशेष उद्देश्य है, मान लीजिए ऊपर समस्या है, पहले पॉइंट क्या है कि कोई मान लीजिए शिवार्थी के पास समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आपके पास एक तो विशेष जानकारी होना चाहिए, और आपके पास उचित कौशल होना चाहिए, आपके पास समाज कार्य की जो टेक्निक है, जो विधि है, जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन होने चाहिए आपके पास, तब तो आप काम करोगे। ये बात सही है। यहाँ पे जो लेस शब्द लिखा हुआ, लेस का मतलब एक होता है हानि, ये वाला लेस नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। पता चले आप लोग लेस वाला ढूंढ रहे हो कि ये लेस का मतलब हानि होनी चाहिए, ऐसा करा, ऐसा नहीं। लेस का मतलब एक प्रकार से यहाँ जो शब्द है किसी को विशेष कार्य के लिए तैयार करने की बात कर रहा है ना, विशेष कार्य के लिए बेसिकली तैयार करने की बात कर रहा है। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में ये शब्द का प्रयोग में लाया जा रहा है, और विकल्प यहाँ पे दोनों सही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता के पास रहेगा व्यापक ज्ञान उचित कौशल, तो आप बताइए वो समस्या का समाधान करने में सक्षम रहेगा कि नहीं रहेगा? सामाजिक कार्यकर्ता, आप सक्षम रहोगे कि नहीं रहोगे? सक्षम रहोगे, आप सक्षम रहोगे, तभी तो ये पहला पॉइंट सही गया कि समाज में जो सामाजिक समस्या है, उन समस्या निवारण में व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का समाज की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। कब कर सकता है? जब ज्ञान और कौशल रहेगा। तो ये सही व्याख्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका सही व्याख्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट अब जाएगा सही स्पष्टीकरण के रूप में, पॉइंट नंबर सी इस आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखें, आप ना क्योंकि लगा दें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए क्या कर रहा है कि समस्या निवारण पेशे के रूप में सामाजिक कार्य समाज की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक ज्ञान उचित कौशल से लैस है।
मतलब परिपूर्ण है, सक्षम है उसमें, ठीक है, पहचान रहा है। तो इसलिए अगर ये सेंटेंस सही बैठ रहा है, ये ट्रिक है, सेंटेंस सही बैठ रहा है तो आप उसकी व्याख्या कर दीजिएगा, अगर सेंटेंस सही नहीं बैठेगा तो आप व्याख्या मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों पॉइंट सही के रूप में है, और दूसरी बात यहाँ पर इसका सही स्पष्टीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अभी और भी आप लोग सवाल करना, तब जाके आप ऐसे सवाल को आसानी से समझ जाओगे, परीक्षा में जब बैठोगे क्योंकि लगा के करना तो आसानी से सवाल सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अनौपचारिक अधिकतर अलिखित नियम जो किसी समूह या समुदाय के भीतर स्वीकार और उचित कार्यों को परिभाषित करते हैं क्या कहलाते हैं। आसान सा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 का सही विकल्प क्या होना चाहिए आप? सामाजिक नियम जी, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म। देखिए बिल्कुल आपने यहाँ पे सर सही जवाब दिया है। सोशल नॉर्म मतलब होता है एक प्रकार से सामाजिक मानदंड या सामाजिक अधिकार या सार्वजनिक अधिकार या सामाजिक आदर्श। बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि सामाजिक आदर्श का मतलब होता है ऐसी चीज़ों को जो सभी के लिए हो और जिसे कानून, नैतिकता और आचार विचार से अनुमति मिली हो, या एक शक्ति विशेषाधिकार प्रतिरक्षा हो सकती है, ठीक है, जिसे कानून द्वारा संरक्षित किया जाता हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार से यहाँ जो शब्द यूज़ किया गया कि अनौपचारिक अधिकार अलिखित नियम जो किसी समूह या समुदाय के भीतर स्वीकार और उचित कार्यों को परिभाषित करता है, वो सही मायने में अगर कहा जाए तो उसे सामाजिक आदर्श का नाम दिया जाता है, या मानदंड, आदर्श को मानदंड भी कहा जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे एक सोशल लॉ भी होता है। सोशल लॉ कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सामाजिक कानून इससे हट के है? सर अगर इसमें इनफॉर्मल नहीं होता तो सर सोशल लॉ या सोशल रूल को भी हम लोग कह सकते थे। हाँ, इनफॉर्मल में तीनों पॉइंट आ जाएंगे सर, नियम भी आ जाएगा, कानून भी आ जाएगा, प्रक्रिया भी आ जाएगी, ठीक है, आपके फॉर्मल में या औपचारिकता में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, जब सामाजिक कानून की एक शाखा मानी गई जो समाज के लोगों के बीच बातचीत करने के तरीके को नियंत्रित करे, तो तरीका नियंत्रित हो रहा है, तो उस परिस्थिति में आप कहोगे कि ये सामाजिक कानून का पार्ट होगा। आप लोग इस चीज़ को आप भलीभांति तरीके से, अभी मैंने हाल ही में कल ही शायद मैंने पढ़ा था सोशल कंट्रोल को लेकर, टाइप को लेकर, एक औपचारिकता को लेकर, एक अनौपचारिकता को लेकर। अगर वो टाइप आपने सही तरीके से औपचारिक अनौपचारिक, देखो आया भी सवाल, मैंने कल कहा भी था ट्रिक में कि औपचारिक अनौपचारिक जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, उसके टाइप अच्छे से पढ़ लेना, तो वो आपको आसानी से सवाल कर। देखो, सामाजिक कानून सार्वजनिक और निजी कानून के बीच के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जब निजी कह दिया, प्राइवेट कह दिया, तो वो औपचारिकता का पार्ट बन जाता है, इसलिए सामाजिक कानून का पार्ट नहीं होगा या सोशल लॉ नहीं होगा। एक आता है सोशल प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस बोलते हो जिसे आप, या सामाजिक प्रक्रिया कहते हो। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन में समझिए कि समाज में समय के साथ होने वाले बदलाव, समाज में समय के साथ होने वाले बदलाव, समय के साथ होने वाला बदलाव, समय के साथ होने वाला बदलाव सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे तो समय के साथ बदलाव हो नहीं रहा है, यहाँ तो कह रहा है कि अलिखित नियम जो किसी समूह समुदाय के भीतर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अनुमोदित है, स्वीकृत है और उचित कार्यों को परिभाषित भी करता है, तो वो मानदंड होगा, वो आदर्श होगा, ना कि वो प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया बेसिकली समाज में समय के साथ होने वाला। अब मान लीजिए प्रॉब्लम कुछ अलग आ गई तो तुरंत आपको बदल देना है, प्रोसेस, टेक्निक बदल देनी है, और जो टेक्निक बदलते हो उसी टेक्निक बदलने की क्रिया को हम लोग सामाजिक प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका डी वाला पॉइंट भी नहीं होता। पॉइंट नंबर पहला ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपके सामने सोशल रूल। सोशल रूल का मतलब होता है सामाजिक नियम। ये क्या होता है, एक लाइन में समझिए, व्यवहार के स्थापित दिशा निर्देश या मानक होते हैं। व्यवहार के स्थापित दिशा निर्देश या मानक होते हैं, उसे हम सामाजिक नियम कहते हैं। तो समाज के सदस्यों के व्यवहार और संगठन को नियंत्रण करने में ये नियम बड़ा अहम रोल अदा करता है। जैसे कानून वगैरह होता है, पुलिस वगैरह, अगर रेड लाइट तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको दंड देना, मतलब आप फाइन भरो, तो वो फाइन भी एक प्रकार की दंड है ना, एक प्रकार की दंड है। तो उस क्रिया में बेसिकली आप कह सकते हो कानून का सहारा लिया है, ठीक है। तो वो पार्ट भी आपको औपचारिकता का रोल निभा देगा। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि अनौपचारिक अधिकतर अलिखित नियम
जो किसी समूह या समुदाय के भीतर स्वीकृत और उचित कार्यों को परिभाषित करता है तो वो बेसिकली रूल है। ओ सॉरी, उसको बोलते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है आदर्श या मानदंड। ठीक है। परिस्थिति के आधार पर देखो, किसी के समुदाय में नियम है भाई कि जो जिस धर्म में हो आप, जिस नियम को फॉलो कर रहा है सोसाइटी, आपका समाज, आपको उसी को फॉलो करना, उसके विपरीत काम नहीं करना। अगर आप उसके विपरीत काम कर दोगे ना तो वो दिक्कत है, फिर आप उसके अंतर्गत नहीं आ रहे। तो रीति रिवाजों, परंपराओं वगैरह को जो मालूम फॉलो करता है वो सोशल नॉर्म्स होता है, उसे मानदंड कहते हैं, उसे सामाजिक मानदंड का पार्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कहता है डैश इसे अच्छाई या वांछनीयता। देखिए, अच्छाई का मतलब भी पॉजिटिव है और वांछनीयता का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने कई बार आपको बताया है अवांछनीय और वांछनीय शब्द के बारे में। तो डैश इसे अच्छाई या वांछनीयता के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको कर सकते हो, मूल्य को, कानून को, नियम को, क्रिया को। वैल्यू को, वैल्यू। वैल्यूज को आप बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प आपने यहाँ पर चुनाव किया है, वैल्यूज चुनाव किया है, और वैल्यूज ही इसका सही जवाब होगा, यानी मूल्य। ऑप्शन नंबर पहला ही आप यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए, ये सवाल ना आपके सिर्फ शब्दों के फेर, मतलब जो शब्द आते हैं सोशल वर्क में, जैसे मूल्य आता है, नियम आता है, कानून आता है, मानदंड आता है, वो शब्द से है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये एक सवाल आपके सामने यहाँ पर आ गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो इस सवाल के बारे में। देखिए, नजदीकी रक्त संबंधियों में अगर विवाह होता है तो उससे लेविरेट कहेंगे, प्रायोगिक कहेंगे, या सेरोरेट कहेंगे, या सजातीय कहेंगे। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सवाल का जवाब बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प क्या होना चाहिए? सॉरी, फिर से बताएं। डी। सजाती। बिल्कुल, यहाँ आपने एक शब्द यूज किया है, ऑप्शन नंबर डी, और ये डी वाला जो ऑप्शन है आपका सजातीयता शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब के रूप में इसको रख है ना, ये सही ऑप्शन है सर। देखिए, सजातीय विवाह, अब एक बार सुनिएगा प्लीज। सजातीय विवाह से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अभिप्राय है, म्यूट होके सुनिएगा। नैदानिक आनुवांशिक में एक रक्त संबंधी विवाह होता है, ये रक्त संबंधी विवाह होता है, ये रक्त संबंधी विवाह होता है, ये रक्त संबंधी विवाह होता है, जो दो व्यक्तियों के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दूसरे चचेरे भाई या निकट संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें अंतः प्रजनन जो गुणांक होता है वो बताया गया है 0.0156 के बराबर या उससे अधिक बताया गया है। ठीक है, हालांकि ये अलग की पार्ट है, अंतः प्रजनन गुणांक के रूप में एक नंबर आता है, डिनोट किया गया है, ये नंबर बताता है, ये सजातीयता में ही देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित किया गया सजातीयता को, जहां दूसरे चचेरे भाई या उससे निकट संबंधी होते हैं, उसे हम बोलते हैं नजदीकी रक्त संबंधी विवाह, वो होता है सजातीयता। अब पहला ऑप्शन भी आपके सामने है, लेविरेट। लेविरेट एक प्रकार का, मैं बताऊं आप लोगों से, लेविरेट का अर्थ होता क्या है, इस चीज को समझिए। एक व्यक्ति अपने भाई की विधवा से शादी करता है। किससे? एक व्यक्ति अपने भाई की विधवा से शादी करता तो क्या कहलाता है? अगर विधवा से शादी करता है तो क्या कहलाता है? लेविरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेविरेट कहलाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, जिसमें एक व्यक्ति अपने भाई की विधवा से विवाह कर रहा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया है एक्सपेरिमेंटल शब्द, बी है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है प्रयोगशील या प्रयोगात्मकता जैसे शब्द शामिल होते हैं। तो एक प्रयोगात्मक व्यक्ति क्या होता है? वह व्यक्ति जो प्रयोग करता रहता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता है, तो उन संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर ये में आपका भी दूर दूर तक मैच नहीं होगा। लेकिन हाँ, सोरोरेट एक शब्द दिया गया है जो कि सोरोरेट रिलेट कराता है। देखिए, थोड़ा सा सुनिएगा। लेविरेट आपने अभी भी ऊपर देखा कि जिसके तहत एक आदमी अपने मृत भाई की पत्नी से शादी कर रहा था, तो वह बेसिकली लेविरेट। सोरोरेट एक महिला को
अपनी मृत बहन के, सोरोरेट, एक महिला अपनी मृत बहन के पति से शादी करती अगर है तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है? सोरोरेट कहलाता है। तो ये बहन की पति से, बहन की पति से, है ना, यही ना, पति से शादी करती है तो वो क्या कहलाएगा? सोरोरेट कहलाएगा। और रक्त, नजदीकी रक्त संबंधियों से अगर विवाह होगा तो उस संदर्भ में क्या कहलाएगा? सजातीता कहलाएगा। प्लीज स्पष्ट करिए, क्या क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ चुका है? जी सर। लेकिन सर बताएं सर, क्या कह रहे हो? जी कह रहे हैं बहन के पति है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि छोटे के लिए अलग शब्द संबोधित किया गया है, बड़े के लिए अलग संबोधित, लेकिन यहाँ पे सोरोरेट में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना? ठीक है जी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है भारत में बाल श्रम सीमा कितनी 14 साल। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर हम लोग 16, तो बड़ा ही आसान शब्द दिया गया है कि भारत में बाल श्रम की आयु के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 14 वर्ष है। आप सबको पता होगा एक कानून है, एक अधिनियम है जिसका नाम है बाल मजदूरी निषेध विनियमन अधिनियम, जो आया था 1986 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में या खदान में काम करने नहीं दिया जाएगा, यानी निषेध बताया गया था उसमें। और ये बात आप सबको भली भांति तरीके से पता होनी चाहिए, है ना, बहुत ही पुरानी बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प यहाँ पर जाएगा बी, ऑप्शन होगा सही बी। आर्टिकल 23-24 हाँ कहा गया। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं उसके बाद 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और कहा गया है कि भारत में पहला चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जेजे हॉस्पिटल मुंबई में नियुक्त किया गया था कब? और ये आप बता सकते हो, बता। 17 क्वेश्चन छूट गया। अच्छा 17 छूट गया। नए 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 सामाजिक परिवेश में स्वयं को समायोजित करना क्या कहलाता है? अनुकूलन। अनुकूलन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो विकल्प होना चाहिए वो सी होना चाहिए आपका सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर, नए सामाजिक परिवेश में स्वयं को एडजस्ट करोगे तो वो अनुकूलन का ही पार्ट बनता है। ये पहले भी आप जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में पहला चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता जेजे हॉस्पिटल मुंबई में नियुक्त किया गया था 1948 में। कार्यकर्ता की बात हो रही है। हाँ, कार्यकर्ता की मुंबई में नियुक्त किया गया था कार्यकर्ता। देखो मैंने स्थापना की बात नहीं किया है, मैंने कार्यकर्ता की बात किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो विकल्प जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए 1936। कौन सा ऑप्शन होगा ये? 1936 जेजे हॉस्पिटल मुंबई। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं आप? और देखो द फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर, अगर हम बात यहाँ पर करते हैं इस्टेब्लिश्ड को लेकर, है ना, इस्टेब्लिश्ड को लेकर, तो उस क्रिया में 1946 का पार्ट यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, दायरा प्रथम चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति 1946 टाटा इंस्टीट्यूट, नहीं यहाँ पर 36 होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो टाटा इंस्टीट्यूट क्या होगा ना? 36 में से टाटा हुआ था सर। यहाँ पर एक शब्द है, वो शब्द का नाम है भारत में पहला चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता जेजे हॉस्पिटल मुंबई में नियुक्त किया गया था, तो 1946 होगा, 1946 होगा, है ना। प्रथम चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति 1946 में जेजे हॉस्पिटल मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। 1960 में इसका दायरा बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता का बढ़ गया था 1960 में। यहाँ पर पहला विकल्प नहीं सही होगा, आप याद रखें, थर्ड वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने सवाल क्या कहता है कि भारत में पहला इंडियन, ये देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, भारत मुंबई पहला मुंबई मुंबई टिस में किया गया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों से कई बार
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आप भली भांति तरीके से जानते हैं। मुझे बताना आप सभी लोग चाहेंगे? सोशल साइंस। हाँ जी सर। एक बार मुझे आप ये बताने का प्रयास करें आप सभी लोग कि सर्वप्रथम जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय कौन रहे इसके निदेशक? सर सरोज ये हाँ डॉक्टर मनसठ। हाँ डॉक्टर मनसठ महोदय थे उस समय सबसे पहले जो है इसके अध्यक्ष के रूप में। आज अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो मनोज कुमार हाँ मनोज कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी, याद रखेंगे आप लोग ये। और इसका नाम परिवर्तित हुआ था, पहले तो नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, नाम बदला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कब बदला इसका नाम? 1944 में। बिल्कुल बात सही कहा आपने। सन अगर हम बात करते हैं 1964 की तो 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक अधिनियम है जो 1956 के तहत आता है। 1956 के तहत उस अधिनियम के तहत इसे किस विश्वविद्यालय में घोषित किया गया? किस यूनिवर्सिटी, ठीक, डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय में इसे बेसिकली घोषित किया गया। ये बात आप भली भांति जानते हैं, अच्छी बात है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। भारत में समाज कार्य की शिक्षा को लेकर समाज कार्य में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था? डिस्टेंट एजुकेशन जो है समाज कार्य का किसने स्टार्ट किया? हाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने किया था सन 1985 से ही। बहुत बढ़िया जवाब आया है, इग्नू। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आया हुआ है यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बेसिकली उत्तराखंड का पूछ लिया गया है ना? इसका पूछ लिया गया है क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है इसलिए उत्तराखंड का पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे हम बात करते हैं अपने यूपी में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जरा यहाँ पर हम बदल दें, यूपी कर दें? यस सर। चलो बदल के यूपी कर देते हैं 2011 में। तो अगर 2011 की बात आती है तो उस समय यूपी में आप बताइएगा 1000 मेल पर 943 सर। अच्छा 43। हाँ 943 यूपी में, ठीक है 943 यूपी में। लेकिन अगर मैं इस प्रश्न के आधार पर उत्तराखंड का जवाब देता हूं तो सही विकल्प होगा 1959 यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब। यूपी में 1943 आपको याद रखना होगा, ठीक है, इस परिस्थिति में। इंडिया में सर? जी इंडिया भारत में? हाँ इंडिया में यहाँ पे जनसंख्या अगर हम बात करते हैं जनगणना के आधार पर, है ना, ठीक है, जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत की अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप कम नहीं है, 943 है। 943 नहीं 1943 तो इंडिया के आधार पर नहीं। मैं आपसे 943 मैं आपसे नहीं, मैं आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में ये थोड़ी ना है, बढ़ गया है वर्तमान में तो। सर अभी आया नहीं है ना, डाटा भी आया नहीं है सर, 2011 की डाटा भी चल रहा है। नहीं आप अभी जो आप लोग जनगणना के बारे में बात करते हैं, है ना, एक जनगणना ध्यान रखेंगे सभी लोग। अभी हाल ही में एक जनगणना हुई जहाँ पे बताया गया कि भारत जो है चाइना से आगे निकल गया। अभी की जनगणना में भारत जो है चाइना से आगे। हेलो, जो रिपोर्ट आएगी सर जनसंख्या के रिपोर्ट आई नहीं है, तो रिपोर्ट आई नहीं सर, अभी पूरी फाइनल नहीं आई है। अभी अथेंटिक डाटा वो नहीं है सर। अच्छा अभी वो अथेंटिक डेटा नहीं 2011 वाले भी चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। फिलहाल वो एक सर्वे है ना, एक सर्वे के माध्यम से बताया गया है ना, एक सर्वे के माध्यम से बताया गया है कि भारत की जनसंख्या चाइना को पीछे कर चुकी है, पीछे छोड़ दिए जी सर, सर्वे के माध्यम से बताया गया है। टोटल कहा जाता है कि यूएन का एक सर्वे आया था जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार बताया गया कि चाइना जो है पीछे चला गया है ना, भारत नंबर 1 पर आ गई है। तो इसके अनुसार बताया गया, यूएन के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो अभी तो सही बात है ये कि 2011 की जनगणना के आधार पर चल रही है। और इन केस अगर सवाल बनता है ऐसी परिस्थिति में तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर जनसंख्या महिलाओं की संख्या में
आप सभी लोग कितना बताना उचित समझेंगे? 943 कितना? एक, एक 943 ना, 943 यानी 1000 पुरुषों। ये तो सर यूपी का है। यूपी का सर ओवरऑल सर राष्ट्रीय सर ओवरऑल की बात मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल की ही बात कर रहा हूँ जी। सर 931 सर समथिंग है सर 931। अच्छा 931 है, किसी को कंफर्म पता है भाई? जी चल रहा था तो मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। नहीं 931 आई थिंक नहीं है, मुझे जहां तक नहीं सर ना, अभी अभी मैं चेक किया सर 943 जो लिखे हैं वही शो कर रहा है सर। तो वही सही है सर, हाँ 943 सही है। हाँ मेरे हिसाब से यही आपका सही जाएगा, 943 जाएगा, है ना, लिंगानुपात के रूप में। फिलहाल चलिए आगे, है ना, अगले सवाल लेते हैं। ये सवाल बेसिकली में भी हो सकता है पूछा जाए, है ना, वैसे तो नहीं लगता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और आसान सा सवाल कि भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद से समाप्त कर दिया गया है। ये तो आपको पता होगा। 17 बिल्कुल, यहाँ अगर आपने जो जवाब मुझे दिया है और ये सही विकल्प दिया है, अनुच्छेद नंबर आप सभी लोगों का 17, बिल्कुल सही जवाब। आर्टिकल आपका जो 17 है ये रिलेट कराता है आप सभी लोगों को अस्पृश्यता के बारे में, यानी भेदभाव के बारे में। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या बताता है? आर्टिकल 19 जनता का अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, जॉब करने की स्वतंत्रता, सब स्वतंत्रता की बात। बिल्कुल, यहाँ पे बेसिकली बोलने की, सभा बनाने की, संघ बनाने की, इधर उधर घूमने की, इधर उधर, है कि नहीं, इस तरीके की जो है पूरे देश में आने जाने की, बसने की और व्यापार करने की जो आज़ादी देता है, वो आर्टिकल आपको कौन सा देखने को मिलता है? 19 वाला आर्टिकल देखने को मिलता है ना। वहीं अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 के बारे में, तो आर्टिकल 38 क्या आपको बताती है? 38 आपसे क्या कहती है? राज्य लोगों के कल्याण, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय को लेकर डीपीएसपी है। हाँ, तो जहाँ पे डीपीएसपी का पोर्ट आ जाता है, डीपीएसपी का जहाँ पे पार्ट आ जाता है, जहाँ राज्य के लोगों के कल्याण को देने की बात, बढ़ावा देने की बात, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की बात, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल नंबर आपका 38 आता है। लेकिन एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 42, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, हाँ, लैंगिक समानता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के साथ साथ ये बात करता है। और इसमें ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 43 आर्टिकल में लिखा गया है एक प्रकार से दस्तावेज तक पहुंच के अधिकारों को सुनिश्चित करना, या आप ऐसा कह सकते हो कि राज्य को न्याय संगत या मानवीय कार्य परिस्थितियां को सुनिश्चित करना। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, उसका नाम है मातृत्व राहत के लिए प्रावधान, राहत के लिए प्रावधान। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये 42 को रिलेट कराता है, परीक्षा में आ सकता है ये आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 भी बहुत अच्छा सवाल है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सर बी 1987 नहीं 1987। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 22 को लेकर, तो 22 हमारे सामने यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, सन 1987 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। यदि आपसे पूछेगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, तब क्या जवाब दोगे? देखभाल अधिनियम, तब ऑप्शन में क्या आना चाहिए? 2017 2017 ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये देखिए एक संस्था है, क्वेश्चन नंबर 23 का दिव्यांगता के संदर्भ में है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको सिकंदराबाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर आया है। ऑप्शन में आपका अगर सिकंदराबाद है तो वह ऑप्शन सही चला जाएगा, जैसा कि विकल्प नंबर पहले में दिया गया है। देखिए, दिव्यांगता की एजेंसियां हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को एजेंसियों के बारे में पहले भी पढ़ाया है दिव्यांगता को लेकर, लेकिन यहाँ पे कुल टोटल 9 प्रकार की एजेंसियां हैं दिव्यांगता के फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, आप लोगों को उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एजेंसियों के नाम बता देता हूँ। जैसे एक एजेंसी आती है NIEPVD, इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, वी फॉर विजुअल होता है डिसेबिलिटी। ये देहरादून में है, कहाँ पर? देहरादून में है।
और ये 9 1979 के रूप में रिप्रेजेंट हुई है। एक इंस्टीट्यूट और आता है, बहुत ही फेमस रहा है, परीक्षा में ये भी कई बार आ चुका है, AYJNISHD होता है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज। ये मुंबई में है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1983 में, सन 1983 में। एक इंस्टीट्यूट है डिसेबिलिटी का NIEPID, जो ही इंस्टीट्यूट आ रहा है आपका 23 नंबर का। इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसी की स्थापना कब हुई थी? सन 1984 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सिकंदराबाद में हुई थी। विकल्प का यहाँ पर पहला सही चला जाएगा। इंस्टीट्यूट और आता है NILD, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटो डिसेबिलिटी बोलते हो आप लोग। ये कोलकाता में है। कहाँ पर है ये? कोलकाता में है। सन 1978 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसी तरीके से कुल दिव्यांगता के फील्ड में 9 एजेंसियां हैं, है ना। इसकी PDF और क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग आसानी से वहाँ पे देख लेना, ठीक है। फिलहाल इतनी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 को लेकर। 24 सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्ति कार्य का सिद्धांत नहीं है? सी ऑप्शन। आत्मसातीकरण का सिद्धांत नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का एक लास्ट सवाल ले लीजिए आज का 25। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? ये सोशल चलने वाला है आपके जल्द ही, और आप जवाब मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प होगा यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस मैथ्यू का नाम, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ये सवाल थे मेडिकल सोशल वर्क का। यहाँ आप लोगों ने देखा है सवाल, पहले यूनिट से भी देखा है, रिसर्च से भी सवाल देखा है आपने, केस वर्क से भी सवाल देखा है आपने, है ना। समुदाय से आधारित पे भी आपने क्वेश्चन देख लिया है। अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इस पेपर को आप लोग सॉल्व करें, है ना, अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मैं आपके यूनिट नंबर 3 को लेकर चलूँगा। तो जब 3 बताऊँगा तो उसमें आप लोगों को वहाँ पे रिलेट भी कराऊंगा कि देखिए ये एक सवाल है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग उस चीज़ को फिर वहाँ पे नोट भी करेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर 3 में आपको दिया गया है एक कम्युनिटी वर्क पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है सोशल इंडिविजुअल मतलब केस वर्क पढ़ना है, तीसरा दिया गया यहाँ पर ग्रुप यानी आपको पढ़ना है ग्रुप वर्क के बारे में, चौथा थोड़ा सा रिसर्च भी पढ़ना है, लेकिन वो भी रिसर्च क्वान्टिटेटिव के रूप में पढ़ना है ना। तो ये केस ग्रुप और कम्युनिटी वर्क तीनों आपका यूनिट नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। तो ये अभी पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर।